वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एयर क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, मैं ख्वाजा सलमान आपका बायोलॉजी का शिक्षक टीचर हूं और इससे पहले आपका बायोलॉजी का पार्ट 5 तक आ चुका है ना। उसमें हम लोग पढ़े थे कि कैसे भोजन को मुंह गुहा में पचाया जाता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, है कि नहीं, कौन कौन से सेलेवरी ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, इन सब के बारे में बताया था। फिर ओसोफेगस द्वारा हम भोजन को स्टोमक तक पहुंचाया हमने, ठीक है। कैसे ग्रस नली में जाता है, कितने तरह के पाइप होते हैं, है ना, कौन सा पाइप बंद होता है तो भोजन क्या कहता है नली में जाता है, स्टोमक में जाता है, कौन सा क्या कहता है बंद होता है, उसका नाम क्या है। तो इन सभी चीजों को हम पार्ट 5 में पढ़ चुके हैं, है ना। पार्ट 6 में आज हम आपको जो स्टोमक में जो भोजन को हमने पार्ट 5 में डाला था, उसके बाद हमने पचाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया था वहां, और हमने बोला था कि क्लास जो आपके नेक्स्ट होगा उसमें हम स्टोमक में जो भोजन है उसको कैसे पचाया जा सकता है, कैसे उसको उसमें से कौन कौन से रस निकलते हैं, उसको क्या नाम से बोला जाता है, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे आपको यही बताएंगे कि कैसे पहले एक संरचना बना लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आए कि कैसे भोजन जाता है स्टोमक में। इसका हम संरचना एक बनाते हैं। तो देखो, कुछ इस प्रकार बना सकते हो आप अपने फिगर में, ठीक है। कुछ इस प्रकार बनेगा आपका इंटरनल ऑर्गन का, ठीक है। ये आपका स्टोमक है, यहीं पर आपका एक लीवर होता है ना, ऐसा एक लीवर होता है जो स्टोमक के ऊपर में होता है। और फिर अगर हम बात करें तो इस लीवर के नीचे एक छोटा सा नाशपाती साइज का एक क्या होता है, एक गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है, एक गॉल ब्लैडर होता है। और फिर यहीं से क्या होता है, इस स्टोमक से ही आपका एक छोटी आंत, है ना, इस स्टोमक से ही छोटी आंत ऐसे ऐसे कुंडलित रहता है, जिसको हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि छोटी आंत का रचना कैसा होता है, कुंडलित होता है। और फिर यहीं से बड़ी आंत क्या होता है, यहीं से बड़ी आंत क्या कहता है, होता है जो छोटी आंत के बाद भोजन खा जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और फिर यहां से फिर ऐसे इस प्रकार होता है, और फिर ठीक है, देखो तो आपको पता है ये यहां से भोजन अंदर जाता है कि नहीं। यहां से भोजन कहां जाता है, आपके मुख गुहा में जाता है। यहां से भोजन मुख गुहा में गया, ठीक है। ये है मुख गुहा, समझ में आया, ये मुख गुहा है। और ये ओसोफेगस द्वारा भोजन आपका कहां पहुंचा, स्टोमक में पहुंचा। कहां पहुंचा, स्टोमक में पहुंचा। और इस स्टोमक में भोजन कैसे पचेगा, आज हमको इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको स्टोमक से कहा जाता है, छोटी आंत द्वारा, छोटी आंत में कुछ भोजन को पचाया जाता है। फिर बड़ी आंत में भोजन जाता है, जहां पर सिर्फ बड़ी आंत का काम है कि जो भोजन छोटी आंत के द्वारा पचाया गया है उसमें से जो वाटर बच गया है उस वाटर को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ये बड़ी आंत का काम है। और फिर लास्ट में आपको रेक्टम में डाल दिया जाता है, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू आपका भोजन और बचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो आज हम इस स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो स्टोमक का एक संरचना बना लेते हैं हम। कुछ इस प्रकार का स्टोमक का संरचना होता है कि नहीं, इस प्रकार स्टोमक दिखता है। अब इस स्टोमक में आपको हम क्या बताएं कि इस स्टोमक में आपका भोजन जाता है, क्या जाता है, भोजन ओसोफेगस द्वारा। कुछ भोजन तो आपका मुख गुहा क्या कर लिया, पचा लिया, जिसमें हम एक मुख्य सेलेवरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम जाने थे, टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है कि नहीं। और स्टोमक में भोजन जब गया तो यहाँ पर एक ग्रंथि होता है जिसे हम बोलते हैं जठर रस, जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, है कि नहीं, इसको जठर ग्रंथि बोलते हैं। और इसी जठर ग्रंथि में क्या होता है कि ये जठर ग्रंथि इस पेट में जो स्टोमक है, अमाशय है, इसमें भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि जठर ग्रंथि बना कैसे कैसे किस किस से बना होता है। तो देखो, ये जठर ग्रंथि जो होता है ना बच्चा, ये होता है आपका 3 तरह के सेल से बना हुआ। कितने तरह के सेल, 3 तरह के सेल से। एक पहला सेल जिसे आप म्यूकस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, म्यूकस सेल। दूसरा का आप नाम याद रख सकते हैं जिसको हम अम्लजन बोल सकते हैं, अम्लजन, म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका। और तीसरा जिसको बोलते हैं जाइमोजेन। क्या बोलते हैं, जाइमोजेन। अब बात समझो, समझ में तुमको अच्छे से आ जाएगा कि भोजन कैसे पचता है। सबसे पहले तो इसमें जठर रस से जो
रस शराब होता है, उससे ही क्या होता है कि भोजन का पाचन होता है। लेकिन पहले हम ये जानें कि जठर ग्रंथियां कौन कौन सेल से बना होता है, क्योंकि कोई भी ग्रंथि या कोई भी पार्ट्स किसी सेल से बना होता है। आपको पता है ये फंडामेंटल एक यूनिट है। तो ये जो जठर ग्रंथि है ये 3 सेल से आपका बना है, याद रखना। एक है म्यूकस, दूसरा है अम्लजन और तीसरा है जाइमोजेन। अब ये जो म्यूकस है इससे निकलने वाला कुछ हार्मोन है, इससे कुछ निकलने वाला है जिसको हम बोलते हैं सलेस्मा। क्या बोलते हैं? सलेस्मा, या फिर आप उसको म्यूकस भी बोल सकते हैं। म्यूकस रस निकलता है। अम्लजन से जो है आपका HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl। और ये जो जाइमोजेन है ये आपका पेप्सिनोजेन निकालता है, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये एक्टिव नहीं है तो इसको आप बोल सकते हैं निष्क्रिय, है ना, पेप्सिनोजेन। अब देखो, सबसे पहले हमने पेट के अंदर या अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां से जो रस निकलता है जिससे भोजन पचेगा, उसके बारे में जाना कि ये कितने तरह के सेल से बना होता है। ये 3 तरह के सेल से बना होता है, एक म्यूकस, एक अम्लजन और एक जाइमोजेन। म्यूकस जो स्राव करता है वो सलेस्मा का स्राव करता है या म्यूकस का स्राव करता है, और जो अम्लजन है ये HCl करता है, क्योंकि अम्ल मतलब एसिड और HCl बहुत ही हार्ड एसिड है, आपको पता है कि ना, इसका pH मान काफी कम होता है। और जाइमोजेन क्या है? ये निष्क्रिय पेप्सिन। अभी ये निष्क्रिय है, लेकिन काम कैसे करेगा अभी देखो। ये HCl में, इस HCl में जब ये निष्क्रिय पेप्सिन HCl से मिलेगा, ये दोनों जब HCl से मिलेगा तो ये बना देगा एक्टिव पेप्सिन। क्या बना देगा? पेप्सिन बना देगा। आगे वाले स्लाइड में हम देखें तो देखो, यहीं पे देख लेते हैं। HCl, ठीक है, प्लस ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन हम लिख देते हैं डायरेक्ट, पेप्सिनोजेन। जब HCl और पेप्सिनोजेन मिलेगा, और HCl कहां से निकलता है? अम्लजन से, और पेप्सिनोजेन निष्क्रिय जो है ये कहां से निकलता है? जाइमोजेन से। ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो एक चीज बनाएगा जिसको बोलते हैं एक्टिव पेप्सिन, या फिर सीधे सीधे आप पेप्सिन बोलिए। क्या बोलेंगे? पेप्सिन। आप नाम सुनते हैं पेप्सिन। तो जब ये पेप्सिन बना, किससे बना मिलकर? HCl से और पेप्सिनोजेन से। ये दोनों जब आपस में मिला तो इससे बना पेप्सिन, ठीक है, जिसे एक्टिव सक्रिय पेप्सिन बोल सकते हैं। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? अब ये पेप्सिन का काम है कि ये जो आप भोजन देख रहे हैं, इस भोजन के साथ पेप्सिन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेप्सिन मिलेगा। तो क्या बना देगा? पेप्टोन बना देगा। क्या बना देगा बच्चा? पेप्टोन बना देगा। समझ में आई बात? कि जब सबसे पहले यहां से समझेंगे कि जठर ग्रंथियां 3 सेल से मिलकर बनी है। पहला है म्यूकस, दूसरा है अम्लजन, तीसरा है जाइमोजेन। और जब म्यूकस से सलेस्मा या म्यूकस का स्राव होता है, अम्लजन से HCl का स्राव होता है, और जाइमोजेन से किसका स्राव होता है? तो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। लेकिन जब HCl और पेप्सिनोजेन यानी अम्लजन और जाइमोजेन आपस में मिलता है तो एक चीज बनता है जिसको बोलते हैं क्या? एक्टिव। ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन था ये अब एक्टिव हो गया और बना क्या? पेप्सिन। और आपको पता है कि पेप्सिन भोजन के साथ मिलकर इसको पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में बदलता है, जहां पर आपने देखा है ना, भोजन के साथ पेप्सिन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? पेप्टोन बन जाएगा। जितनी सारी चीजें मैं आपको बताया, सारी चीजें अभी नीचे में आपको दिखेगा भी, लेकिन इस फिगर के माध्यम से और इस चीज को मैंने जो बताया, जो पेट में अमाशय में जठर ग्रंथियां हैं, कैसे बना है, कैसे नहीं बना है, कैसे वो मिलता है तो पेप्सिन बनता है, कैसे पेप्टोन बनता है, ये सारी चीज आपको बता दिया। ठीक है, आप इसको नोट कॉपी में डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। अब देखो, अब जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताया वही सब चीज यहां पर भी होगा। देखो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। अमाशय के बारे में हमको पढ़ना है। कैसी है? चौड़ी थैली। जैसे अमाशय का आपको हमको बताया था, आपको ऐसे होगा फिगर। ठीक है, तो ये चौड़ी थैला है। इसका जो थैला है, इसका जो थैला मतलब बैग टाइप का जो है ये चौड़ी है कि नहीं। और उदर गुहा से होकर अनुप्रस्थ दिशा। अनुप्रस्थ दिशा क्या होता है? देखो धैर्य तरंग में भी पढ़ते हो तुम लोग, कभी भी पढ़े हो कि अनुधैर्य और अनुप्रस्थ तरंग। देखो जब तरंग सीधा चले तो उसको हम बोलते हैं अनुधैर्य, लेकिन जब टेढ़ा चले उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो इसकी भी दिशा देखो कुछ इस प्रकार ही है ना, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इसकी जो दिशा है, अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो कैसी दिशा है?
अनुप्रस्थ दिशा है कि नहीं, टेढ़ी मेढ़ी दिशा है में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक भाग कहलाता है। ठीक है, कौन सा? अमाशय का जो ऊपर वाला भाग है, अग्रभाग है, ये जो भाग है अग्रभाग, इसको बोलते हैं कार्डियक। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको बोलते हैं कार्डियक, है ना, ये कार्डियक, इसको कार्डियक बोलते हैं। और ये फर्स्ट भाग है, ये पीछे वाला जिसको बोलते हैं पाइलेरिक। क्या बोलते हैं? पाइलेरिक। इस भाग को क्या बोलेंगे? पाइलेरिक। ठीक है, पाइलेरिक भाग। यानी अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका ऊपर वाला भाग को कार्डियक भाग बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को, पीछे वाला जो भाग है ये पोर्शन, इसको बोलते हैं पाइलेरिक भाग। समझ में आई बात? उसके बाद देखो जठर ग्रंथि। अब इसके अंदर जठर ग्रंथि का मेन काम है जो आपको भोजन को पचाएगा, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। देखो जठर ग्रंथि की कोशिका 3 प्रकार की बनी होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाओं से आपका जठर ग्रंथि बना होता है। पहला आपको मैंने बताया था म्यूकस, जिसको सेलेस्मा भी कह सकते हैं कोशिका। तो दूसरा भित्तीय या अम्लजन कोशिका, है ना, और तीसरा मुख्य या जाइमोजेन कोशिका, जिसको हम आपको बताए थे। ठीक है, ये पेट की रचना है, और ये 3 सेल, ये जो जठर ग्रंथि है ये 3 सेलों से मिलकर बना है। क्लियर? ठीक, आगे बढ़े तो देखो, अब देखो क्या है, इन तीनों ग्रंथि से या इन तीनों कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप ही जठर रस है। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो आपका म्यूकस है ना, ये पहला, दूसरा अम्लजन है, और तीसरा जाइमोजेन है। क्या है? जाइमोजेन है ना। इन तीनों से क्या निकलेगा? इन तीनों से निकलेगा रस। इन तीनों से क्या निकलेगा? रस। यानी इससे भी रस निकला कुछ, इससे भी कुछ रस निकला, इससे भी कुछ रस निकला, और ये तीनों से जो रस निकला इसी को बोलते हैं जठर रस। सिंपल सा, इसको याद रखना है ना। ये क्या है? जठर रस। यानी म्यूकस से भी स्राव होगा कुछ, अम्लजन से भी, अम्लजन भी कुछ निकालेगा, अपना स्राव करेगा, जाइमोजन भी कुछ स्राव करेगा, और ये तीनों मिलकर ही बनता है जठर रस, और ये तीनों मिलकर बनता है जठर ग्रंथि। और इससे निकलने वाले जो अम्ल है, इससे निकलने वाले जो स्राव है, जो उसको बोलते हैं जठर रस। ठीक है, वही चीज आप कह रहे हैं। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। जैसे मैं आपको बताया था कि अम्लजन से क्या निकलता है? HCl। ये जो आपको रस दिख रहा है ये कैसा है? ये HCl है। ठीक है, और ये सक्रिय पेप्सिन से, जैसे आपका यहाँ पर निष्क्रिय पेप्सिन में बदल मिलता है, तो सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है कि नहीं। जब HCl जाइमोजन से, अम्लजन जाइमोजन से मिलेगा, यानी अम्लजन से HCl निकलेगा, और जाइमोजन से निष्क्रिय पेप्सिनोजोन निकलेगा, और ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो क्या बना देगा? आपका सक्रिय पेप्सिन, या सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन भी आप बोल सकते हैं, एक्टिव कर देगा उसको। और फिर यही पेप्सिन भोजन से मिलेगा, तो प्रोटीन को, भोजन में क्या होता है? प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो पेप्सिन का काम है कि जो प्रोटीन वाला मात्रा है, प्रोटीन का जो वहां पर वैल्यू है भोजन में, उसको पेप्टोन में बदल देगा। किसमें बदल देगा? पेप्टोन में बदल देगा। ठीक है, यही कोई चीज कह रहा है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है। अब अगर आप भोजन हम खाते हैं तो हमारे भोजन के साथ साथ बहुत सारे छोटा छोटा बैक्टीरिया चला जाता है, जिसको हम देख नहीं सकते, भोजन के साथ, सब्जियों के साथ। तो ये जब चला जाता है तो HCl इतना क्या कहते हैं पावरफुल होता है कि उस एक तो अपना भोजन को पचाने का काम कर ही रहा है, साथ ही साथ उसके साथ, भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आ गया है तो उसको भी मारने का काम करता है कि नहीं? उसको भी क्या करे, इसलिए बोलता है कि जीवाणु नाशक है, ये जीवाणु को मार देता है, और भोजन के साथ साथ क्या करता है? आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, भोजन को पचाता है। बात समझ में आ गई? यहां तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब है म्यूकस। म्यूकस का भी अच्छा खासा काम है। अगर म्यूकस ना रहे तो आपका पेट जो है, अगर म्यूकस ना रहे तो क्या होगा कि HCl जो है आपके पेट के दीवारों से क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। देखो ये स्टोमक है, और स्टोमक में के ये जो दीवार है, स्टोमक का जो ये दीवार है, समझो इसको, ये जो दीवार है स्टोमक का, ये दीवार स्टोमक का क्या है? दीवार है ना। इस स्टोमक की दीवार में HCl ना आ पाए। क्या नहीं आ पाए? क्योंकि HCl बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। समझ में आया? HCl बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। लेकिन आप बोलोगे सर मेरे पेट में फिर क्यों होता है? तो भोजन के पचाने के काम आता है, वो बेनिफिट भी है। लेकिन ये दीवार में टच हो गया अगर, तो दीवार को क्या कर देगा? खराब कर देगा। इस दीवार में क्या कर देगा? छोटा छोटा छेद कर सकता है, घाव कर सकता है, और यही
अम्लजन बाद में घाव कर देता है। अगर एसिडिटी जिसको अगर है, ज्यादा एसिड बन रहा है, ज्यादा गैस बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो ये दीवार को नष्ट करता है और जिसे हम बाद में अल्सर के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से? अल्सर के नाम से। तो इसी दीवार में चिपके ना, कौन नहीं चिपके? HCl ना चिपके नहीं, और पेप्सिन जो है ये दोनों मिलकर इस दीवार में ना चिपके, इस वजह से एक सेल जो है, म्यूकस जो है सलेस्मा का स्राव करता है, और ये सलेस्मा इस HCl को इस दीवार से चिपकने नहीं देता है। समझ में आई बात? यानी HCl को दीवार से, यानी पेट के जो लास्ट वाला भाग है, जो आपका पेट का लास्ट वाला भाग है, उस दीवार से HCl जो है एसिड चिपक ना पाए, उसके लिए म्यूकस रहता है वहां पर। म्यूकस क्या करता है कि HCl को चिपकने नहीं देता है। उसका म्यूकस का काम यही है कि HCl और पेप्सिन को वो चिपकने आपस में दीवार में नहीं देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेट में बहुत ज्यादा क्या बन गया? गैस बन गया, बहुत ज्यादा एसिड हो गया, HCl ज्यादा स्राव होने लगा, तो ये म्यूकस उसको क्या करता है? कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन HCl इतना निकलने लगता है जठर रस से क्योंकि वहां पर म्यूकस काम नहीं करता है। म्यूकस कहता है कि भाई हम इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, इसको HCl को हम ज्यादा दबा नहीं सकते, ये हमसे भी ज्यादा पावरफुल बन रहा है अब। तो म्यूकस वहां पर पेट में, अमाशय में, दीवारों में उसको HCl को रोक नहीं पाता है, तो इसी से दीवार में HCl जाके चिपक जाता है जब HCl ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगता है ना। म्यूकस भी उसको नहीं रोक पाता है, और जब दीवार से चिपकने लगता है तो इस दीवार में तुम देखोगे बच्चा कि इस दीवार में क्या होने लगता है? एक छोटा छोटा बीच में अंदर दीवार में धसा धसा हुआ घाव टाइप का दिखता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। समझ में बात? अब जो हम अल्सर सुनते हैं, यही वो अल्सर है जो पेट में होता है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस अल्सर का नाम होता है पेप्टिक अल्सर। और ये अल्सर इसलिए बनता है अगर आप समय से खाना नहीं खाते हैं, आप लंबे समय तक भोजन नहीं कर रहे हैं, पेट को भूखा रखते हैं, खाली रखते हैं, इससे क्या बनेगा कि भोजन चाहिए पेट को, अब आपने खाया नहीं, आपने भोजन तो दिया नहीं पेट में, तो ये HCl ज्यादा फॉर्म होगा, और जिसे हम बोलते हैं हमारे पेट में गैस हो गया, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, तो ये HCl बन रहा है, इसका मतलब ज्यादा। और म्यूकस उस HCl को रोकने का काम तो कर रहा है कि ताकि दीवार तक ना चिपके, लेकिन इतना HCl बन रहा है कि म्यूकस उसको रोक नहीं सकता है, इस वजह से वो दीवार से जाके चिपक जाता है, और आप लंबे समय तक खाना नहीं खाएंगे तो वो म्यूकस रोक नहीं पाएगा, HCl दीवार से चिपकेगा, तो अंदर में दीवार में घाव पैदा कर देगा, और वही घाव पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। और यही अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो यही अल्सर कैंसर का रूप ले लेता है। समझ में आई बात? तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, समझ लो इसको। म्यूकस का स्राव कोशिकाओं से, म्यूकस कोशिकाओं से होता है, जैसे आपको पहले बताएं। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। जैसे हमने आपको बोला कि पेट की दीवारों को म्यूकस जो है HCl और पेप्सिन से क्या करता है? सुरक्षित रखता है, दीवारों में मिलने नहीं देता है। और मनुष्य के अमाशय में अगर बात किया जाए तो प्रतिदिन डेली आपके पेट में 3 लीटर जठर रस निकलता है। कितना लीटर? 3 लीटर। देखो 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है आपके पेट में। 3 लीटर का जो है, हमें हर पूरा दिन में 3 लीटर का जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है। अमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार का सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्राव घट जाता है कि नहीं? ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं क्या होगा? कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर धसा हुआ कुछ निकल जाता है, जिसे घाव या अल्सर कहते हैं। समझ में? जैसे अभी हम आपको बताएं, ये देखो, ये है ना, ये अल्सर है। ये क्या है? ये अल्सर है। क्यों? क्योंकि देखो, क्यों आप बहुत टाइम से भूखे हैं, सही टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, तो यहाँ से HCl ज्यादा निकला, और जो दीवार से बचाता है म्यूकस, वो म्यूकस इस पे हावी नहीं हो पाया, HCl ज्यादा निकलने लगा, दीवार से चिपक गया, और दीवार में जाकर इस तरह का घाव बना देगा, और इसी को बोलते हैं हम घाव या अल्सर। क्लियर? आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या है कि अमाशय की दीवारों में होने वाली इस प्रकार के घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया। पेप्टिक अल्सर का नाम कहते हैं इसको। वैसे व्यक्ति जो लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं, उसमें ज्यादा इसके होने की संभावना होती है। आगे देखो, अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा के भी पाचन प्रारंभ होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है किसी प्रोटीन का ही पाचन होगा। किसका पाचन होगा? अब जो है आपका वसा का भी, फैट का भी पाचन होगा। किसका पाचन?
फैट का भी पाचन होने लगेगा, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी आता है, उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन भी आता है, उसके साथ कुछ वसा भी आता है ना, तो इन विटामिन भी आते हैं, तो सभी चीज का ना पाचन होगा, सभी चीज का अलग अलग टाइप से पाचन होता है। तो हमने यहाँ पर प्रोटीन का पाचन पढ़ा, जो पेप्सिन क्या करता है, भोजन में मिलकर प्रोटीन से अभिक्रिया करके पेप्टोन में बदल देता है कि नहीं, प्रोटीन को। तो हमने प्रोटीन के बारे में जान लिया, अब हम फैट के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब फैट के बारे में हम आज के क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि कैसे फैट को कैसे कौन पचाता है, कैसे जठररस काम करती है, कैसे अमाशय में फैट का क्या कहता है पाचन होता है, और फिर फैट का स्टोरेज पाचन करने के बाद कहां पर होता है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।